चुनाव से सिर्फ कुछ ही दिनों पहले भारत की सरकार जिस तरह से जो आदर्श आचार संहिता लगी हुई है उस सब के बावजूद मीडिया पर लगातार क्रैकडाउन कर रहा है। लगातार जो दरबारी सरकारी मीडिया के लोग हैं वो चरण वंदना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। यूट्यूब के लोग, यूट्यूब पे जो पत्रकार हैं, जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, मैं कहती हूँ कि अकेले वो ऐसे सिपाही हैं जिन्होंने इस पूरी मुहिम को बरकरार रखा है और भारत में पत्रकारिता को जिंदा रखने का काम किया है डिजिटल मीडिया ने। फोन पर यूक्रेन और रशिया का युद्ध रुकवाने वाले देश के प्रधानमंत्री वो अपने मणिपुर में ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर, एंकर रूबिका लियाकत कह रहे हैं कि मैं प्रधानमंत्री के खिलाफ नहीं सुनूंगी। अब बताइए, लोग सवाल प्रधानमंत्री से नहीं पूछेंगे तो क्या बीजेपी के अध्यक्ष से पूछेंगे? रूबिका लियाकत का कहना है कि बीजेपी पर बोलिए, प्रधानमंत्री पर मत बोलिए। तुम मुझे चंदा दो मैं तुम्हें धंधा दूंगा का नारे पे काम करने वाली भाजपा सरकार पूरी तरह से एक्सपोज हो चुकी है। सोशल मीडिया न होता तो सोचिए क्या होता। आज सोशल मीडिया पर देश भर के सफाई कर्मचारी कैंपेन चला रहे हैं। नेशनल दस्तक का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उसने ट्वीट किया है और बाकायदा ये ईमेल बताया गया है कि भारत की सरकार ने शिकायत की है कि आपका चैनल कानून तोड़ता है। भारत का कोई आईटी एक्ट के तहत आपके चैनल को बंद करने की बात कही है। ये आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा और आपको कारण भी नहीं बताया जाएगा। और ये ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का। इस देश में गैर बराबरी का कोई बड़ा अड्डा है और इस देश की दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार है तो वो टीवी अखबार, क्योंकि वहां से सच की आवाजें नहीं आती है। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। चुनाव से सिर्फ कुछ ही दिनों पहले भारत की सरकार जिस तरह से जो आदर्श आचार संहिता लगी हुई है उस सब के बावजूद मीडिया पर लगातार क्रैकडाउन कर रहा है। आप ये सोचिए कि पिछले एक दशक में लगातार जो दरबारी सरकारी मीडिया के लोग हैं वो चरण वंदना कर रहे हैं नरेंद्र मोदी की। मुसलमानों, दलितों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाने का दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन उस सब के बावजूद उन चैनलों को न सिर्फ के सर्वाइव बल्कि थ्राइव करने की इजाजत है। इस हद तक कि चैनल्स के ऊपर और एंकरों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं दंगा भड़काने के, वायलेंस पैदा करने के, नफरत फैलाने के। उस सब के बावजूद 50,000, 1 लाख फाइन देकर वो निकल जाते हैं। ऐसे में यूट्यूब के लोग, यूट्यूब पे जो पत्रकार हैं, जो डिजिटल मीडिया के पत्रकार हैं, मैं कहती हूँ कि अकेले वो ऐसे सिपाही हैं जिन्होंने इस पूरी मुहिम को बरकरार रखा है और भारत में पत्रकारिता को जिंदा रखने का काम किया है डिजिटल मीडिया ने। और इसीलिए आदर्श आचार संहिता, मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने के बावजूद भी किस तरह से हमला किया जा रहा है यूट्यूब चैनलों पे, उसकी मिसाल देखने को मिली है। बोलता हिंदुस्तान नाम का चैनल जिसको भारत की सरकार ने यूट्यूब को आदेश देके बंद कर दिया और अब अगला नंबर 1-2 और चैनलों का है। इसमें नेशनल दस्तक नाम का चैनल है। इसके अलावा सुनने में आया है आर्टिकल 19 को भी इसी तरह का कोई ईमेल आया है। शंभू कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं नेशनल दस्तक से, उनसे बातचीत करते हैं। शंभू, ये बताइए अभी के फिलहाल आपके पास ये ईमेल कब आया और इसमें क्या लिखा है? मुझे 3 अप्रैल को एक मेल आया है कि आपका चैनल बंद कर दिया जाएगा और आपको कारण भी नहीं बताया जाएगा। और ये ऑर्डर है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन का, मतलब जो ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, जो प्रसारण मंत्रालय है, उसका कहना है। उसने गूगल को कहा है कि इस चैनल को बंद कर दिया जाए। मैं लोगों से राय ले रहा हूँ, सलाह ले रहा हूँ, वकीलों से सलाह ले रहा हूँ, तमाम तरह के। और तो जो भी आगे लोग तय करेंगे, सुप्रीम कोर्ट जाना हो या चुनाव आयोग जाना हो, उनका सहारा लिया जाएगा, उनसे अपील की जाएगी। अपने चैनल के बारे में हमें कुछ बताइए। हमारे दर्शकों को लगभग 10 मिलियन आपके सब्सक्राइबर्स हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। यूट्यूब चलाने वाले लोग भी, यूट्यूब देखने वाले लोग भी अच्छे तरीके से इसको समझते हैं कि 10 मिलियन का मतलब क्या होता है। लगभग 1 करोड़ लोग आपको फॉलो करते हैं। आप हमें बताइए कब इस चैनल की शुरुआत हुई, इस चैनल पर खासकर क्या सभी तरह की खबरें होती हैं या खास कमजोर तबकों को लेकर आप खबरें करते हैं? कितने लोग आपको देखते हैं? जी, नेशनल दस्तक 2014 में शुरू हुआ था 20 दिसंबर को, और मैं बाद में जुड़ा। मैं फाउंडर नहीं हूँ, फाउंडर तो इसके अशोक दास थे। और 2015 में मैं जुड़ा इससे और तब से मैं चला रहा हूँ इसको। तो हाँ, साढ़े 9 लगभग 10 करोड़ लोग हैं, लेकिन व्यूअरशिप बहुत ज़्यादा है इसके। मतलब 25 से 30 करोड़ लोग जो हैं वो रेगुलरली इसको वॉच करते हैं महीने भर में। किसी भी टेलीविज़न चैनल, जो भारत के टेलीविज़न चैनल्स हैं, उनसे ज़्यादा व्यूअरशिप है। और जो सबसे खास बात है कि हम लोग उन लोगों की बात करते हैं जिनके लिए टीवी अखबार में जगह नहीं है।
बैकवर्ड की खबरें हैं, उनके संवैधानिक अधिकार की खबर है, उनके बदहाली की खबरें हैं। जो 80 करोड़ लोग जो 5 किलो राशन जिसको सरकार देने की बात कह रही है, हम उनकी बात करते हैं। रिक्शे वाले, ठेले वाले, भैंस, बकरियाँ जिनकी गायब हो गई, चोरी हो गई, मतलब वीकर सेक्शन के लोग, इस देश के जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन है, जिसमें ज़्यादातर ट्राइबल्स हैं, जिनका संवैधानिक जो आइडेंटिटी है ट्राइबल्स हैं, ये शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब हैं, बैकवर्ड हैं, माइनॉरिटी हैं, महिलाएँ हैं, फार्मर्स हैं। तो जो जो इस देश में जो टीवी और अखबार में आप भी रही हैं, मैंने भी काम किया है, जो प्रायोरिटी में नहीं है इस देश के, जिनका प्रोफाइल लॉ है, हम उनके संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, हम उनकी तकलीफों की बात करते हैं, उनकी सफलता बताते हैं लोगों को, उनके बारे में बताते हैं, उनके द्वारा अच्छे-अच्छे कामों को बताते हैं। और इस देश को बनाने में जो तमाम जो महापुरुषों का योगदान रहा है, फूले, पेरियार, अम्बेडकर, जगदेव प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर, रामविलास पासवान हो, मतलब तमाम जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लीडरशिप रहे हैं, जिनको मीडिया जाति से टाइप कर देती है कि ये दलित लीडर हैं, ये ओबीसी पिछड़े लीडर हैं। उन सब के बारे में उनकी रैलियाँ कवर हमने तय किया कि हम उन पॉलिटिकल पार्टियों की रैलियाँ दिखाएँगे, जिनको टीवी अखबार फास्ट न्यूज़ में भी नहीं डालता है। तो इस वजह से जो बहुसंख्यक आबादी है इस देश का, वो हमारे साथ जुड़ा और इस वजह से नेशनल दस्तक को बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिली, क्योंकि हम उनकी बात कर रहे थे जिनकी कोई बात ही नहीं कर रहा था। शंभू जी, आपके चैनल से क्या दिक्कत हो सकती है सरकार को? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आपका कोई खास वीडियो उन्हें पसंद नहीं है, इस वीडियो में ये कानून तोड़ा गया, ये बात भी नहीं कही गई है। क्या आपको लगता है क्या दिक्कत है आपके चैनल से? ये तो सरकार ही बताएगी, वो भी नहीं बता रही है, वो तो लिखा हुआ है कि हम आपको नहीं बता सकते हैं क्या दिक्कत है। बट मुझे लगता है कि अगर भारत सरकार का जो मंत्रालय है, ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, वो कह रहा है, इसका मतलब इस देश के इतने मजबूत देश के बहुमत की सरकार चला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका डंका दुनिया में कह रहे हैं कि बज रहा है, जो 56 इंच का सीना है, जिनके समर्थक उनको अकेला शेर कहते हैं, जो सबसे पॉलिटिकल कहते हैं कि एक अकेला सब पर भारी, उनको एक यूट्यूब चैनल से उनके सरकार को प्रॉब्लम है, तो कारण कम से कम बताना चाहिए। मुझे नहीं पता इस महान देश के महान प्रधानमंत्री को एक यूट्यूब चैनल से और तमाम इस देश के मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के लोगों से, और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं पत्रकारिता में, हमारे यहाँ आपको कोई सन्नो मिलेगी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके और हमारे यहाँ काम करती हैं, हम साथ काम करते हैं, कलीग हैं। कोई गौसिया मिलेगी आपको। वो लोग जिनको चेहरा, रंग, रूप, जाति और धर्म की वजह से न्यूज़ चैनल में एंट्री नहीं है। नेशनल दस्तक ने कैंपेन चलाकर इस देश में खासकर किसान समाज के, जाट समाज, गुर्जर समाज, मुस्लिम समाज के 1000 पत्रकारों को जो इंटर्नशिप जिनसे 2-2 साल, 3-3 साल चैनलों में करवाया गया, नौकरियां नहीं दी गई, उन लोगों को हमने मौका देकर उनको ट्रेंड किया, उनको समझाया, और वो आज 5 मिलियन, 6 मिलियन यूट्यूब चैनल को जोड़कर पत्रकारिता कर। और हम लोग क्या पत्रकारिता करते हैं, आपको जानकर हंसी आएगी, हम लोग कोई बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं है, हम लोग कोई बहुत इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात नहीं करते हैं, हम लोग कोई एटम बम की बात नहीं करते हैं, हम लोग फॉरेन पॉलिसी की भी बात नहीं करते हैं, हमें पता ही नहीं उतना। हम तो जंतर मंतर पर कोई बेचारा गरीब आदमी आता है जिसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जो लाचार है, किसी की जमीन हड़प ली गई है, किसी का कोई पैसा खा गया है, पुलिस किसी को नहीं सुन रही है, ये सब खबरें करते हैं। किसी की भैंस चोरी हो गई, बकरी चली गई है, धान की खेत कैसे रोपाई जाती, मतलब हम लोग वो बातें कर रहे हैं जो गरीब, शोषित, वंचित समाज की बातें हैं। हमसे क्या खतरा है सरकार को, यही नहीं समझ में आ रहा है। और हमारे खिलाफ तो इस देश का तमाम वो लोग हैं जो अपने आप को जातीय रूप से श्रेष्ठ कहते हैं। मैं किसी को बुरा या कोई श्रेष्ठ है या कोई कम श्रेष्ठ नहीं मानता हूँ। मैं किसी को काम से भी नहीं आंकता हूँ कि कोई कलेक्टर है तो उसका ज्यादा सम्मान है, कोई सफाई कर्मचारी है तो कम सम्मान है। ह्यूमन डिग्निटी सबकी बराबर होती है। तो मैं सफाई कर्मचारियों की बात करता हूँ, मजदूर, लेबर की बात करता हूँ। मेरे से पता नहीं कि मैं तो कोई लच्छेदार बोलता भी नहीं हूँ, आपके सामने एकदम भदेश भाषा है मेरी। हम लोग तो मगध के रहने वाले हैं, जहाँ पाली और प्राकृत भाषा है, जहाँ स और स में अंतर नहीं पता है। हमारी लिपि में स है, श है ही नहीं। तो हम जैसे लोगों से क्या प्रॉब्लम हो सकती है सरकार को,
प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो अभी तमाम यूट्यूबर्स को आके सम्मानित किया है, कहा है कि ये लोग जॉब क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर है। उसमें खैर हम लोग को नहीं बुलाया गया। और हमारे साथ तो कम से कम 25 से 30 लोग काम करते हैं। हमने 1000 युवाओं को ट्रेनिंग देकर बकायदा वो उनको डिजिटल मीडिया में भागीदारी तय की है। जॉब भी दे रहे हैं लोगों को, उनको स्टैंड अप इंडिया वाला कंसेप्ट भी दे रहे हैं कि भैया आप आत्मनिर्भर बनिए। 1000 लोग यूट्यूबर्स जो हैं सोशल मीडिया पर जो ब्लॉग्स बना रहे हैं, खाने का न्यूज कंटेंट बना रहे हैं। अब बताइए, जो कोई अंबेडकर साहब की बात करता है उससे क्या दिक्कत है? जगदेव बाबू की बात करता है, सावित्रीबाई फुले की बात करता है, फातिमा शेख की बात करता है, जिसको प्रधानमंत्री ट्वीट करते हैं। ज्योतिबा फुले की हम लोग महान उनकी कहानियां बताते हैं लोगों की, संत गाडगे की कहानी बताते हैं, पढ़ो लिखो अपने बच्चों को स्कूल भेजो। हम लोग तो नेशन आरक्षण के पक्ष में बात करते हैं, हम लोग तो नेशन बिल्डिंग का काम कर रहे हैं, मजबूत राष्ट्र बना रहे हैं, सेना की बात करते हैं, किसान की बात करते हैं। पता नहीं इस सरकार को कि हम आईबी मिनिस्ट्री को क्या दिक्कत है। हमें तो कोई नेता भी नहीं जानता, हम तो कभी कोई राहुल गांधी का भी इंटरव्यू, हमें तो कोई सांसद विधायक भी नहीं जानता जो इंटरव्यू दे दे। वो समझते हैं ये बहुत डाउनग्रेड लो प्रोफाइल के लोग हैं। मतलब किसी पॉलिटिकल पार्टी के बड़े नेता, आज मैं पहली बार मतलब इंटेलेक्चुअल चैनल पर इंटरव्यू दे रहा हूँ। मतलब हम लोग तो इतने लो प्रोफाइल लोग हैं इस देश में, तो गरीब लोग देखते हैं हमें तो कोई एमएलए एमपी तक मिनिस्ट्री, तो हम तो आज तक मंत्रालय नहीं गए हैं। चुनाव आयोग के कॉन्फ्रेंस में हम लोग नहीं जा सकते हैं। कोई मंत्री तो पता नहीं हमें हमसे क्या दिक्कत है। हाँ, चुनाव में हम लोग लोगों की जाके माइक लगा के पूछते हैं कि भैया का होई, का तोहर मुद्दा बा, कोनो काम भइल कि नहीं। तो यही जो आपकी पत्रकारिता है शंभू जी, यही तो बहुत खतरनाक है। वो चाहते हैं कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हो, अब की बार ट्रंप सरकार, ये तमाम चीजें हों, लेकिन सिर्फ ये बात ना हो। जब भी आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, आज ही वायर में खबर छपी है कि महाराष्ट्र में 3 जो लोग थे, 3 जो काम करने वाले लोग थे, वो सुएज में यानी मैला साफ करते हुए उनकी मौत हो गई है अंदर। अब आप भी जानते हैं वो किस जाति, किस पहचान के लोग होंगे जिनकी मौत हो गई है। कहीं अखबार में इसको जगह नहीं मिलेगी, इस पर नेशनल दस्तक पर इसको जरूर जगह मिलती। तो ये नहीं चाहती सरकार की इस तरह की कोई रिपोर्टिंग हो। हाँ, ये सब खबरें करते हैं हम लोग कि सफाई कर्मचारी की नौकरी किसने ले ली। तो हम लोग इस देश के गरीब शोषित वंचित समाज की बात करें और वो लिख के बताते तो भी समझते कि ये प्रॉब्लम है। शंभू जी, अगर कल को आपका चैनल नहीं होगा, हम तो प्रार्थना करते हैं और मैं जानती हूँ आप कोशिश भी करेंगे, आप अदालत भी जाएंगे, इसको चैलेंज करेंगे, लेकिन मान लेते हैं कि कल को अगर आपका चैनल नहीं है, आप कौन से ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर फर्क पड़ने वाला है? कौन ऐसे लोग हैं जिनकी आवाज बंद हो जाएगी जब आपकी आवाज बंद होगी? देखिए, अभी तक जिस तरह का भरोसा लोगों ने दिया है, कम से कम इस देश के 90% लोग जो हैं, जो इस देश के गैर सवर्ण लोग हैं, जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी अल्पसंख्यक हैं, उनकी खबरें आनी बंद हो जाएंगी। हम लोग दिन भर सर्च कर करके उनकी खबरें चलाते हैं और हमारे यहाँ लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो बेरोजगारी की चिंता नहीं है। हम लोग तो ऐसे भी टीवी में टीवी में हमने काम किया 10-12 साल, वहां नौकरी नहीं करने देते हैं क्योंकि उनको हमारा प्रोनाउंसिएशन पसंद नहीं है, चेहरा पसंद नहीं है, हमारी बातें पसंद नहीं है, टीवी अखबार को रिजर्वेशन पसंद नहीं है, वहाँ बैकवर्ड नहीं पसंद है, शेड्यूल ट्राइब नहीं पसंद है, वहाँ ओबीसी पसंद नहीं है, उनको शेड्यूल कास्ट पसंद नहीं है, अब तो माइनॉरिटी भी पसंद नहीं है। जो लोग कल तक गंगा जमुना तहजीब की बात करते थे, उनको अब गंगा के अलावा जमनी भी पसंद नहीं। मतलब माइनॉरिटी के लोग भी, जो मुस्लिम समाज के लोग थे, उनका भी वो भी तो दलित, बैकवर्ड और शेड्यूल ट्राइब तो पहले से बाहर थे, तो वहाँ नौकरी भी नहीं करने देंगे। डिजिटल मीडिया का समय आया, यहाँ बात करें तो यहाँ बंद कर रहे हैं। लेकिन ये है कि 50 करोड़ के लोग करीब इस देश के जानते हैं, ग्लोबली नेशनल दस्तक को जानते हैं। ग्लोबली मैं कह रहा हूँ, पूरा मिडिल ईस्ट का व्यूअरशिप है हमारे पास। 10 से 12 करोड़ यूपी के लोग देखते हैं, बिहार के 5 से 7 करोड़ लोग देखते हैं, तमाम इस देश के बैकवर्ड, पूरा मिडिल ईस्ट देखता है, पूरा जो रविदास समाज के लोग हैं, अमेरिका, इटली, कनाडा, यूरोप में देखते हैं, लंदन, वहाँ व्यूअरशिप है हमारी। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करते रहेंगे। अब हम लोग तो सत्ता में भी नहीं है। हमारा तो ये सरकार जिसको खान मार्केट गैंग कहती है, हम लोग तो उस गैंग के भी हिस्सा नहीं है। हमसे क्या प्रॉब्लम है? और आप ये लेकिन कह रहे हैं कि मुझे आपका लगता है कि जी। टीवी में आपके काम करने
का तजुर्बा अच्छा नहीं रहा जिसकी वजह से आप डिजिटल मीडिया पर आए। ये भी बड़ा अहम बात है कि इस टीवी के पूरे स्ट्रक्चर को समझा जाए इस बहाने जबकि आपके ऊपर हमला हो रहा है। टीवी में आप भी काम किए हैं। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से मैंने रेडियो टेलीविजन में डिप्लोमा किया है। पहला इंटरव्यू मैं गया देने एनडीटीवी इंडिया में। अच्छा इंटरव्यू हुआ, पता नहीं नौकरी नहीं दी। फिर हमने स्टार न्यूज से शुरू किया, फिर वहां से लाइव इंडिया आया, फिर कई सारे चैनलों में गया, इंडिया टीवी में नौकरी की, कई चैनलों में नौकरी की। लास्ट असाइनमेंट जी न्यूज में था 2014 तक। वहां हमने बिहार का चुनाव था, हमने कहा वहां का चुनाव इस बार नीतीश और लालू जी की गठबंधन है, मंडल बनाम कमंडल का चुनाव हो रहा है, वहां लालू और नीतीश जीत जाएंगे चुनाव। नरेंद्र मोदी 2014 में चुनाव जीत के आए थे प्रचंड। 2015 में विधानसभा चुनाव हो रहा था, दबाव था, हमने नौकरी छोड़ दी कि चलिए भैया नहीं, इतना दबाव कौन झेलेगा, रोज जाति सूचक शब्द, रोज आरक्षण के खिलाफ, ये आरक्षण वाला है, तो इस तरह की भाषाएं। और आप सोचिए, आप यहाँ एक ब्लैक एंकर है, बताइए भारत के किसी भी टेलीविजन में ब्लैक कलर का कोई महिला या पुरुष एंकर है? जबकि दुनिया की सबसे महंगी और सबसे ख्याति प्राप्त ओफ्रा विनफ्रे का रंग क्या है? दुनिया में सबसे हाईएस्ट पेड। और आप बताइए कि दुनिया में ऑस्कर से बड़ा कोई सेलिब्रेशन है? वहां जब भी ब्लैक समुदाय के लोग जाते हैं वो रेसिज्म के खिलाफ बात करते हैं। पूरे ओफ्रा विनफ्रे का करियर देखिए। इस दुनिया की सबसे महंगी मॉडल नियोमी कैम्पबेल, रिहाना है। तो भारत में तो 11 से 15 करोड़ आदिवासी जनसंख्या है यहाँ। आप एक एंकर बता दीजिए, एंकर छोड़िए, एक रिपोर्टर बताइए, एक संपादक बताइए। 25% शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब की आबादी है, 25 से 26%, उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं है। बैकवर्ड ओबीसी समाज की 1-2 लोग पत्रकार हैं, उसका कोई संपादक नहीं है, एंकर नहीं है। तो ये बड़ा नेक्सस है। भारत में जातिवाद का जो अभेद किला है वो मीडिया है, जो तमाम एससी एसटी ओबीसी नेताओं को बेईमान और भ्रष्ट कहता है, चाहे सरकार किसी की रहे। जब कांग्रेस की सरकार थी तो जाति देखकर बदनाम किया जाता था, मुलायम सिंह चोर है, शिबू सोरेन चोर है, हेमंत सोरेन चोर है, लालू यादव चोर है, मायावती जी करप्ट हैं, और बाकी सब मनरेगा में मजदूरी करते हैं। हम लोग इसके पक्ष में कभी लिख देते थे, उससे प्रॉब्लम है। इस देश के मीडिया, मायावती जी दलित नेता है, आडवाणी जी राष्ट्रीय नेता है, वाजपेयी राष्ट्रीय नेता है, लालू यादव पिछड़ों के नेता है, रामविलास पासवान जी दलित नेता है। पता नहीं मुझे तो राष्ट्रीय नेता कोई कैसे होता है, दलित नेता कैसे होता है? मतलब जो अब सोचिए, बिहार यूपी में जातिवाद के खिलाफ लड़ाई है, सोशल जस्टिस की लड़ाई है, वहां जातिवाद के खिलाफ वोट होता है। ये टीवी वाले पत्रकार कहते हैं वहां जाति के नाम पर वोट होता है, वहां सोशल जस्टिस के नाम पर वोट होता है। जहां जहां कांग्रेस बीजेपी सत्ता में रहती है या लेफ्ट रही है, वहां जाति के नाम पर वोट होता है, जनरल कैटेगरी का हेजमनी है। बंगाल जाइए, असम जाइए, और जहां जहां फूले पेरियार अंबेडकर बैकवर्ड दलित समाज के पॉलिटिकल अब ग्रूमिंग हुई है, वहां सोशल जस्टिस के लिए तो सीधा टीवी उल्टा कर बोलता है। जो और अब आप जातिवाद का लाभार्थी है। इंटरव्यू के आखिर तक ये जरूर पता चल गया कि आपका चैनल क्यों बंद होने जा रहा है। ये जब खतरनाक बातें आप कर रहे हैं, जातिवाद को उजागर कर रहे हैं, ये तमाम तरह की बदसूरती जो चैनलों की आप लेकर आ रहे हैं, हमारी राजनीति को उजागर कर रहे हैं, इसीलिए तो आपको पसंद नहीं करते। और एक बात बताना चाहती हूँ शंभू जी, आपके चेहरे में कोई खराबी नहीं है, आपका चेहरा इंसानियत से भरा हुआ चेहरा है। आपको किसी नई शब्दावली की जरूरत नहीं है, आपको लच्छेदार भाषा की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी एक एक बात जो है वो दिल पे तीर की तरह लग रही है। आप जो ये सब कह रहे हैं, मैं भी पत्रकारिता में 20 साल से ज्यादा मैंने गुजार दिए और काफी हद तक कई बार ये देखा कि हाँ, सांप्रदायिकता होती है न्यूज़ रूम के भीतर, लेकिन आपने कहा रंग, रूप और तलफ़्फ़ुज़ को लेकर भी इतना भेदभाव होता है, ये मैं पहली बार आपसे सुन रही हूँ। चूँकि मैंने इसे फेस नहीं किया तो मुझे इसे पता अरे नहीं है। लेकिन मैम, उसी जैसे आप अमेरिका में आपकी नरिशिंग होगी, आपकी अमेरिका में नरिशिंग होगी तो आपका अमेरिकन डिक्शन होगा, प्रोनाउंसिएशन होगा। केरल में होंगी तो केरल वाली हिंदी। जो जिस रीजन से आएगा वो डाइवर्स सिस्टम होता है ना, तो सबकी भाषा, सबका शब्द। अब हम लोग मगध के हैं, हमारे यहाँ स होता है, अशोक होता है, अशोक नहीं होता है। बड़ी र तालाब श का प्रोनाउंसिएशन ही नहीं है प्राकृत लिपि में। पाली और प्राकृत से ही हिंदी बनी है।
तो ये सब तो खैर बड़ी बात, मैं कह रहा हूँ मोटा-मोटी यही कह रहा हूँ मैम कि हम लोग टीवी और अखबार, मैं कह रहा हूँ टीवी और अखबार जो है वो, जैसे आज के डेट में बाबा साहब का संविधान लागू है, रिजर्वेशन लागू है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी लोग जज बन रहे हैं। दलित समाज के 3 जज हैं सुप्रीम कोर्ट में। सोचिए, जज हैं 3 सुप्रीम कोर्ट में। इसरो में वैज्ञानिक है ओबीसी कम्युनिटी के, साइंटिस्ट बन सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं आप। अब तो रामदेव यादव जैसे बिजनेसमैन भी हैं, तमाम कॉर्पोरेट, लेकिन आप टीवी अखबार में नहीं आ सकते हैं। ये होली काऊ है, यहाँ एंट्री बैन है। सोचिए आप। जी हाँ। अब आपको और मीडिया मैल्कम ने कहा है कि मीडिया में वो ताकत है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। तो इस सही कहा देश आप। की जितनी संवैधानिक समस्याएं हो रही है, जितना जो इस देश में गैर बराबरी है, भेदभाव है और लोगों की जो समस्याएं हैं, वो उसका सबसे बड़ा, इस देश में अगर डेमोक्रेसी का कोई दुश्मन है, इस देश में गैर बराबरी का कोई बड़ा अड्डा है और इस देश की दुर्दशा के लिए कोई जिम्मेदार है, तो वो टीवी अखबार, क्योंकि वहां से सच की आवाजें नहीं आती है। वो सबसे जातिवादी लोग हैं, कास्टिस्ट लोग हैं, मनुवादी लोग हैं और इस वजह से इस देश की दुर्दशा और यहाँ के 90% लोग सफर कर रहे हैं, पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल सफर कर रहे हैं। और इस देश में टीवी अखबार जिनको बंद होना चाहिए या वहां रिजर्वेशन होना चाहिए, डाइवर्सिटी आनी चाहिए। अमेरिका में 60 के दशक में यही होता था, वहां ब्लैक लोगों का रिप्रेजेंटेशन नहीं था, सिर्फ व्हाइट कम्युनिटी के हाथ में टीवी और अखबार और पेपर थे, रेडियो था। वहां रोज दंगे होते थे रेसिज्म के। पूरे मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मोनोपोली को तोड़ा अल जजीरा ने, और वही कास्ट मोनोपोली हम लोग सोशल मीडिया के जरिए तोड़ रहे हैं। यहाँ लोगों का नस दुख रहा है। नस दुख रही है और वो दिख भी रहा है कि किस तरह से हमला हो रहा है, जिस तरह से उनको दुख हो रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया शंभू कुमार आपका इसमें जुड़ने के लिए। उम्मीद हम ये करते हैं कि आप ज़रूर जीत कर बाहर निकलेंगे। अदालत के मैं एक अपडेट देना चाहता हूँ, अगर आप 1 सेकंड दें, आपका बड़ा चैनल है, लोग तक पहुँचेगा। मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ इन्हीं सब मुद्दों पर, बिहार के वैशाली से, जो मेरा गृह जिला है, और वहां मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ उन लोगों के खिलाफ जो कर्पूरी ठाकुर को गाली देते थे। ये आरक्षण कहाँ से आई, कर्पूरिया की डैश डैश। जो लालू यादव को, जो पॉलिटिकल प्रिजनर है, जिनको चारा चोर कहते हैं, रामविलास पासवान को जो लोग गाली देते थे। मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ वहां फूले, पेरियार, अंबेडकर, कर्पूरी ठाकुर के विचारधारा पर, और वहां के 90% लोग बिना टिकट, बिना पार्टी के वो मेरे समर्थन में हैं। बहुत खुशी की बात है और आपको हमारी शुभकामनाएं कि आप आगे बढ़ें, जीतें। हम उम्मीद करते हैं कि आप अदालत में भी जीतें और जहां चुनाव आप लड़ना चाह रहे हैं, वहां चुनाव में भी आपको जीत हासिल हो। बहुत-बहुत शुक्रिया द वायर से बातचीत के लिए। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।